please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के पेपर लीक मामले से संबंधित 3 याचिकाओं की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। पेपर लीक मामले में तीनों याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मांग रखी है। पहली याचिका में दोबारा परीक्षा कराए जाने की बजाय पुरानी परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट की घोषणा करने की मांग की गई है और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। वहीं दूसरी याचिकाकर्ता ने भी पहली हो चुकी परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट देने की मांग की, जबकि तीसरी याचिका में पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई और साथ ही परेशान हुए छात्रों को 1 लाख रुपए का हर्जाना दिए जाने की भी मांग की गई। पेपर लीक का मामला था, मुझे बहुत दुख था। मैंने पहले ही दिन प्रकट किया कि इसमें छात्रों को और उनके पेरेंट्स को जो एक मानसिक उनको तकलीफ हुई, तो उसके लिए तो मुझे हमेशा अपराध क्या हम सिस्टम ऐसी बनाएंगे आप कि आइंदा कभी लीक नहीं होगा। यूपी के फैजाबाद में बीच सड़क पर कुछ लोग एक पुलिस वाले को पीटते नजर आए। चश्मदीदों का दावा है कि इस पुलिस वाले का ऑटो में बैठने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद 2 लोग उसे पीटने लगे और एक आदमी मोबाइल फोन से पिटाई का वीडियो बनाने लगा। इसके बाद ये लोग राजेश यादव नाम के सिपाही को मारते हुए ऑटो की तरफ ले गए और जमीन पर गिराकर पीटा। इस तरह पुलिस वाले को पिटता देख मौके पर कई लोग इकट्ठा हो गए। फिर इन लोगों ने सिपाही को ऑटो में बैठा लिया और पीटने लगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात इस सिपाही का ऑटो में सवार लोगों से झगड़ा तब शुरू हुआ जब वो सुबह ड्यूटी पर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में बलिया के रसरा थाने के अंदर में एक आदमी अपनी शर्ट ऊपर करके अपनी पीठ पर पिटाई के निशान दिखाने लगा। इस आदमी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर और उनके गनर ने उनसे बुरी तरह पीटा है, जिसकी शिकायत करने थाने पहुंचे गणेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने अपनी पीठ पर लगे जख्म के निशान पुलिस को दिखाए। गणेश तिवारी का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े होने की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने उन पर हमला किया। उनके जितने समर्थक थे सब उतर के तबरातुर हम लोगों के ऊपर लातों मुंह को जूतों से प्रहार करने लगे। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का आरोप है कि बाइक सवार कुछ लोगों ने उन पर तब हमला किया जब उनका काफिला रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहा था। मेरी गाड़ी चलती है, उसके सामने 4 लोग आए और मेरी गाड़ी की बोनट पे हाथ मारना चालू की, गाली गलौज देना चालू की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे विवाद को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जारी तलखी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार के सीवान में एक घर के अंदर कुछ महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं। ये घर इराक में मारे गए भारतीय नागरिक विद्याभूषण तिवारी का है। सोमवार देर रात विद्याभूषण तिवारी का शव उनके घर पहुंचा, जिसके बाद शव को देखकर परिवार वालों का हाल बुरा हो गया। घर में मातम फैल गया। पत्नी रोते रोते बेहोश हो गई और मां बुरी तरह बिलखने लगी। वहीं बहन की हालत भी खराब हो गई, उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के सामने अब घर चलाने और बच्चों को पढ़ाने की चुनौती है। पैसा भेजते थे, इलाज देते पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर घूमता था। घर वाला आदमी कोई नहीं छपता है, नहीं कोई देखता है। इससे पहले इराक के मोसुल में मारे गए बिहार के 5 लोगों के शव पटना से सिवान पहुंचे। शवों को सबसे पहले पुलिस लाइंस ले जाया गया, जहां डीएम और एसपी समेत दूसरे जवानों ने उन्हें सलामी दी। इस दौरान पुलिस लाइंस में मारे गए सभी लोगों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। सम्मान के साथ सभी शव उनके घर वालों को सौंप दिए गए, लेकिन इस दौरान सुनील कुमार कुशवाहा और अदालत सिंह के परिवार वालों ने शव लेने से मना कर दिया। दोनों परिवारों की मांग थी कि पंजाब सरकार की तरह ही बिहार सरकार भी उन्हें मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे, जिससे वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकें। हमें नौकरी चाहिए, हम कैसे 2 बच्चे को पालन पोषण करेंगे। हम जीवन इतना सफर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। हालांकि डीएम के आश्वासन के बाद दोनों परिवार शव लेने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद परिवार वालों ने सुबह सुबह सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। सोमवार को इराक में मारे गए भारतीयों के शव अमृतसर पहुंचे थे, जहां से देर रात बिहार के रहने वाले 5 लोगों के शव लेकर खुद वीके सिंह पटना पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 9 बड़े आतंकियों की एक लिस्ट बनाई है।
न्यूज 18 इंडिया के पास उस लिस्ट की कॉपी मौजूद है जिसमें 9 खूंखार आतंकियों के नाम और ठिकाने दर्ज है। सुरक्षा बलों की लिस्ट में शामिल सभी 9 आतंकी A++ कैटेगरी के हैं। लिस्ट में पहला नाम कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना रियाज नाइकू उर्फ जुबैर उल इस्लाम का है, जो पुलवामा के बेगपोरा का रहने वाला है। पुलवामा में लश्कर का कमांडर शौकत टाक उर्फ अबू हुजैफा और जो पुलवामा का पंचगांव का रहने वाला है। आतंकी संगठन अंसार गजवत अल हिंद का मुखिया जाकिर राशिद भट्ट और उर्फ मूसा अवंतीपुरा के नूरपुरा में रहने वाला है। शोपिया में हिजब का एरिया कमांडर जो है जीनत उल इस्लाम का नाम भी सुरक्षा बलों की लिस्ट में है, जो कि शोपिया का ही रहने वाला है। पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर सैफुल्लाह उर्फ अबू मुसैब श्रीनगर में हिजब का एरिया कमांडर है। शोपिया के रहने वाले हिजब के कमांडर सद्दाम पैडर उर्फ जैद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कुलगांव में हिजब के कमांडर अल्ताफ कारूचू, राजपुरा में हिजब के कमांडर नावीद जट उर्फ अबू हंजला और पुलवामा के समीर टाइगर भी 9 आतंकियों की इस लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मॉल के बाहर विज्ञापन लगाने के मामले में घोटाले का आरोप लग रहा है। आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के ही अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं, क्योंकि दावा है कि नोएडा में सिर्फ 2 मॉल के लिए ही विज्ञापन लगाने की जगह तय की गई, लेकिन वो भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जीआईपी मॉल को विज्ञापन के लिए 10,200 स्क्वायर फीट जगह की मंजूरी मिली है। इसके लिए उसे 218 रुपए 63 पैसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से नोएडा प्राधिकरण को शुल्क देना होता है। लेकिन आरोप है कि प्राधिकरण और मॉल प्रबंधन की मिलीभगत से वहाँ विज्ञापन के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया इस्तेमाल हो रहा है। पूरे मॉल पे अगर देखा जाए, इतना लंबा चौड़ा मॉल है जहाँ पे लाखों स्क्वायर फीट का जो एरिया है वहाँ पे विज्ञापन लगाए गए हैं। यही नहीं, जीआईपी के ही गार्डन गैलेरिया मॉल को विज्ञापन लगाने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद पूरे मॉल के बाहर बड़े बड़े विज्ञापन लगे हैं, जबकि डीएलएफ मॉल पर भी मंजूरी से ज्यादा जगह में विज्ञापन लगाने का आरोप है। क्योंकि प्राधिकरण का दावा है कि डीएलएफ मॉल को 11,800 स्क्वायर फीट एरिया की इजाजत है, लेकिन वहां भी लाखों स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में विज्ञापन लगे हैं, जबकि लॉजिक्स और वेव मॉल को विज्ञापन लगाने की इजाजत ही नहीं है। तमाम ऐसे मॉल हैं जहां पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, विज्ञापन लगाया जा रहा है, लेकिन न प्राधिकरण के पास लेखा जोखा है, न ही मॉल प्रबंधन के पास। नोएडा प्राधिकरण ने घोटाले के आरोप सामने आने के बाद जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। पहला काम ये करेंगे कि उनके सब विज्ञापन हटा देंगे, सारे ड्यूज की वसूली करेंगे। हालांकि भ्रष्ट अधिकारियों के मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण ने चुप्पी साध ली। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर एनडीए से अलग होने के बाद टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कल से दिल्ली में हैं और विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 2019 चुनाव से पहले अलग मोर्चा बनाने के सिलसिले में नायडू आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले नायडू ने कल संसद में कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात की थी। नायडू इस दौरान एनडीए में सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिले। यूपी के मुरादाबाद में एक बीजेपी नेता सरेआम एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देता दिखा। इंस्पेक्टर को धमकाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक कार्यक्रम के दौरान कुछ बीजेपी नेता डिलारी थाने के इंस्पेक्टर शरद मलिक को घेरकर धमकाने लगे। तो आप कारनामे कर रहे हो, मेरे पास सबकी रिपोर्ट है। मैं यहाँ दे दीजिए सर। इसी बीच वहां खड़ा बीजेपी नेता राजपाल सिंह का बेटा अमित सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया और इंस्पेक्टर को 2 सेकंड में टोपी उतरवाने की धमकी देने लगा। एक भी अगर मुझे गलत मिल गया ना तो आपकी टोपी 2 सेकंड के अंदर नीचे करवा दूंगा मैं। बिल्कुल सर। अपनी पार्टी की सरकार की धौंस दिखाते हुए बीजेपी नेता ने पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ भी धमकी भरे शब्दों के बाण छोड़े। इनके अधिकारियों की टोपी नीचे करवा दूंगा अगर गलत करेंगे तो। ये भाजपा की सरकार है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चले गए, लेकिन बीजेपी नेता के बेटे का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ और वो 2 सेकंड में पूरे पुलिस तंत्र को सुधारने का दावा करने लगा। तो ऐसी की तैसी कर देंगे हम। हमारी सरकार इसलिए बदनाम होती है कि ये लोग नीचे वाले बदनाम कर रहे हैं। नीचे का तंत्र, इसको सुधारना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर से जब विवाद की वजह पूछी गई तो वो बगैर कुछ कहे वहां से निकल गए। धमकाना अलग होता है, आरोप लगाना अलग होता है। किस तरह के आरोप है, क्यों, क्या वजह रही है बीजेपी? आप उनसे पूछिए ना, आप उनसे पूछिए। ये पूरा मामला कुआखेड़ा गांव के एक मंदिर पर हुए विवाद के बाद सामने आया, जिसमें एक पक्ष की शिकायत न सुने जाने से नाराज कुछ बीजेपी नेता एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर पर पक्षपात करने का आरोप लगाने लगे, जबकि गांव वालों का आरोप है कि मंदिर विवाद पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच में, जिसमें पूर्व प्रधान पक्ष के एक आदमी की गिरफ्तारी के बाद गांव में तनाव बढ़ गया। इस पे मंदिर बनाना चाह रहे हैं, ये होमडन बनाने नहीं दे रहे, ग्राम समाज है। मंदिर विवाद में तनाव के बीच इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने ठेला लगाने वाले दुकानदारों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के दफ्तर में सड़कों पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों को स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। बिहार के खगड़िया के रहने वाले एक छात्र की मिजोरम में हॉस्टल में मौत के बाद छात्रों ने मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। कश्मीर के शोपिया में शहीद हेतराम गोदारा को राजस्थान के बीकानेर में अंतिम विदाई दी गई। 514 आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट की सच्चाई की जांच के आदेश दिए। महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए मुंबई पुलिस ने एक साथ 8 महिला पुलिसकर्मियों को अलग अलग थानों का इंचार्ज बनाया। आयु सीमा पर कानूनी विवाद के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शहीद हेतराम गोदारा की अंतिम विदाई के दौरान राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने शोक जताते हुए एक चिट्ठी उनके परिवार वालों को भेजी। राजस्थान के कोटा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हाल ही में राजनीतिक पार्टी बनाने वाले अभिनेता कमल हासन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से तिरुचिरापल्ली तक ट्रेन में सफर करते हुए अपने प्रशंसकों से मिले। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में हुए शेड अलॉटमेंट घोटाले में कांग्रेस के पार्षद और मार्केट कमेटी के पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह बबला को 1.5 साल की सजा सुनाई। बिहार के पटना में सांप्रदायिक सौहार्द और लोगों के बीच आपसी प्रेम को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी में सद्भावना जुलूस निकाला। राजस्थान के सीकर में एक बुजुर्ग दुकानदार की उधार न देने पर 2 लोगों ने पीट कर हत्या कर दी।